गुड इवनिंग है। किसका लेक्चर है? आपका लेक्चर है मतलब? मेरा ही लेक्चर है। पार्ट टेस्ट कुछ चेंज हुआ है क्या? ट्रैक ऑलरेडी खत्म है। ट्रांसफार्मर नहीं भी पढ़ा तो भी ट्रैक खत्म है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर। वो ज्यादा सही है ना। अभी 12th के टॉपिक ही होने चाहिए थे। अभी पहले टेस्ट में 12th के टॉपिक ही होने चाहिए थे, बोर्ड से पहले 12th के टॉपिक्स। बोर्ड के बाद आएगा वो सब। वो ज्यादा सही रहेगा आई थिंक। ट्रांसफार्मर देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर कैसा होता है, क्या होता है। एक बार मुझे पहले ड्रॉ करने, फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। नहीं नहीं, उसके बाद मेरा लेक्चर होगा या नहीं होगा इसका आइडिया मुझे भी नहीं है। बट आज तो लास्ट, इसके बाद का पता नहीं। बट देखते हैं अपन क्या होता है, ठीक है। समझिए कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है। कुछ विजुअलाइज हो रहा है? ये सब प्लेट्स, राइट। ये प्लेट्स, ये प्लेट्स, ये प्लेट्स, ये प्लेट्स, ये प्लेट्स, ऐसे प्लेट, मल्टीपल प्लेट्स। तो ये सब प्लेट्स है। आयरन कोर है, जिससे बना है आयरन से। इसको बोलते हैं, ये कैसी प्लेट होगी तो ये होगी लैमिनेटेड प्लेट्स। लैमिनेटेड प्लेट्स कैसी प्लेट होगी? तो लैमिनेटेड प्लेट्स, राइट। लैमिनेटेड प्लेट्स। तो ये सब प्लेट्स, ये प्लेट्स। क्या किया इसको, यहाँ पे एक कॉइल लगा दिया ऐसा। और यहाँ पे भी कॉइल, इस टाइप से। इस साइड भी कॉइल है, इस साइड भी कॉइल। यहाँ पे इनपुट होगा अपना, यहाँ पे आप सोर्स बोल सकते हैं इसको, क्या है एसी सोर्स। और इसके अक्रॉस आउटपुट, लोड रेजिस्टेंस, वी आउटपुट। ये जो कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है, इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसको बोलेंगे एनपी। वीपी, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वीपी। फ्लक्स 5p, एंड ये आईपी। ये सेकेंडरी कॉइल है, एनएस
Vs, Φs, Is। देखिए, जैसे ही ये एसी सोर्स है, अगर आप यहाँ पे करंट चेंज होगा तो इससे एसोसिएटेड जो फील्ड होगी वो भी चेंज होगी, है ना। और इसका गैप इतना नहीं होता, वो दिखने में लग रहा है। क्या होता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इससे जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वो भी चेंज, क्या होता है वो भी चेंज होता है। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो दिखने में लग रहा है बट नहीं, राइट। तो क्या होता है, इससे जो फ्लक्स, बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। ये आयरन कोर है, इसका मतलब ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। समझने के लिए उससे आप समझ सकते हैं। तो फील्ड लाइंस इससे भी पास होगी, राइट। फील्ड लाइंस इससे भी पास, तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज, इसकी वजह से किसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका चेंज। तो अगर इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट वैल्यू आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो बेसिकली ये वर्क किस पे कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रहा है। ये किस पे कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये कहीं पे सोर्स है, एसी करंट आएगा, एसी करंट आएगा तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। वो चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा तो यू विल गेट output voltage, you will get an output voltage, you will get an output voltage। ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन फेनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये कभी ऑपरेट होगा तो एसी पे ऑपरेट होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज होगी वैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी सेम हो। किसके लिए यूज होता है, तो ट्रांसमिट करने के लिए, करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को आप बोलिए तो ट्रांसमिट करने के लिए यूज। ये कभी भी इसके अक्रॉस जो आउटपुट आएगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता, सोर्स है, सोर्स से ज्यादा कभी आउटपुट आएगा नहीं। अगर आइडियल कंडीशन अज्यूम करेंगे तो इनपुट जितना पावर होगा उतना आउटपुट पावर आएगा। ये पावर को जो है एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा। ये क्या एम्पलीफाई कर सकता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है, करंट को चेंज कर सकता है, बट पावर को चेंज नहीं करेगा। ये चेंज होने का मतलब है कि पावर को एम्पलीफाई नहीं कर सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता इनपुट्स। हाँ, वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, ये देखेंगे अब। वो नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, उन सब पर डिपेंड करेगा। करंट को चेंज कर सकता है, बट पावर को चेंज होने का मतलब ये है कि जितना सोर्स का पावर होगा तो आउटपुट पावर कांट बी ग्रेटर देन इनपुट पावर। या तो उसके इक्वल होगा, आइडियल केस में उसके इक्वल होगा या लेस होगा, बिकॉज देयर वुड बी सम फ्लक्स लीकेज, लीकेज ऑफ फ्लक्स, राइट, इन सब की वजह से। तो कुछ पॉइंट्स नोट करना है आपको, इसको एक बार ड्रॉ कर लो और मेरे साथ ही उस पॉइंट को नोट कीजिए। एक बार ड्रॉ कर लीजिए इसको, एक बार ड्रॉ कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स जो है मेरे साथ आप नोट कीजिए, फिर देखेंगे आइडियल केस में ये कैसा होता है, नॉन आइडियल केस में, रियल केस में ये कैसा होता है। लैमिनेटेड प्लेट्स का मतलब ये है कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा।
क्लियर है? ये लैमिनेटेड आयरन कोर जो है, ये लैमिनेटेड आयरन कोर क्यों है? क्योंकि देखो इससे जब करंट फ्लो करेगा, जब आप इसको यहाँ पे रैप कर रहे हैं, है ना, जब ये आयरन कोर है तो ये वाला करंट इसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट करेगा, राइट? ये जो करंट है वो क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो वो करंट इससे भी पास होगा, राइट? वो करंट इससे भी पास होगा। इससे पास होने का मतलब है ये करंट इससे पास हो रहा है। इसकी क्या मीनिंग है? इसके करंट की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, राइट? इसके करंट की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। पावर सप्लाई अपन इसमें कर रहे हैं, पावर सप्लाई इसमें कर रहे हैं, यहाँ से पावर सप्लाई होगा, इसके अक्रॉस विल गेट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। डन, नोट कर लो। इट इज बेस्ड ऑन, it is based on the phenomenon of, it is based on the phenomenon, it is based on the phenomenon of mutual induction, mutual induction. It operates, it operates only on alternating voltage, alternating voltage at input as well as at output. Frequency of output voltage, frequency of output voltage across secondary coil, across secondary coil is same as that of input voltage across primary coil. फ्रीक्वेंसी उसकी सेम, वोल्टेज अक्रॉस, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो चेंज हो रहा होगा, अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, राइट? it is used for changing the form of electrical energy, electrical energy, that is for converting a low voltage AC into high voltage AC, into high voltage AC and vice versa. पहले इतने पॉइंट्स को आप नोट करें, फिर आएगा कुछ और पॉइंट्स आएगा। डन, next point, transformer does not amplify power, does not amplify power.
does not amplify power. It is used for transmission of it is used for transmission of AC over long distances at high voltage and low current so that the voltage drop and power losses are minimum so that the voltage drop and power losses are minimum in transmission line. Next high voltage, या इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, sending power always at high voltage and low current by step up transformer. वो आगे देखेंगे क्या होता है ये step up transformer. Type है transformer and receiving power always at low voltage and high current by step down transformer. High voltage coil having more number of turns, and more number of turns मतलब thin wire से बना हो, always made of thin wire and high current मतलब low voltage. high current coil वो आपको आगे समझ में आएगा, बिकॉज पावर को जब आप इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा. करंट हाई होगा तो वोल्टेज लो होना पड़ेगा, है ना, वोल्टेज हाई होगा तो करंट लो होना पड़ेगा. While having less number of turns and less number है तो always made of thick wires. नोट करो इतना पहले. अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है. आइडियल ट्रांसफार्मर नॉर्मली मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आता है. एडवांस में क्वेश्चन तो नहीं आया है ट्रांसफार्मर से. इसकी एफिशिएंसी होती है 100%. आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज 100%. तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो कभी आइडियल होगा जब कोई फ्लक्स लीक, देयर वुड बी नो फ्लक्स लीकेज, है ना. अगर कोई फ्लक्स लीकेज नहीं होगा तभी हो सकता है आइडियल. तो पहला यही है, नो फ्लक्स लीकेज. कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है. फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है इसका मतलब phi p equals to phi s. phi p क्या है? Flux associated with, flux linked with each turn of primary coil. Flux linked with each turn of primary coil. और ये phi s क्या हो जाएगा फिर? Flux linked with
each turn of secondary coil। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी सेम आ जाएगा, डी फाई एस बाई डी टी। माइनस भी लगा दो तो भी सेम आ जाएगा, राइट। माइनस लगा दिया तो भी सेम आ जाएगा। डी है, डिफरेंशिएट कर दिया है, डी फाई पी बाई डी टी, ये भी डी फाई एस बाई डी टी, नेगेटिव साइन लगा दी तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। नोट कर लीजिए इतना पहले। डन। नाउ ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा पी में, ई इंड्यूस्ड पी इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाइव पी बाई डी टी, राइट। ये फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो ई इंड्यूस क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी, टोटल के लिए तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। एंड ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा आपका, माइनस एन एस डी फाइव एस बाई डी टी। हेंस डिवाइड करेंगे, ये दोनों वैल्यू तो सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा, अभी जस्ट देखा अपन ने ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ई इंड्यूस्ड पी अपॉन ई इंड्यूस्ड एस equals to np upon ns, np upon n, इक्वेशन। सेकेंड क्या होना चाहिए, नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन का मतलब है जितना फर्स्ट कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ही सेकेंड कॉइल के अक्रॉस, मतलब आयरन को जो अज्यूम कर रहे हैं उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो उस केस में ई इंड्यूस्ड जो कॉइल में आएगा वही उसके अक्रॉस आएगा वीपी, एंड ई इंड्यूस्ड क्यू जो होगा, सॉरी एस इक्वल्स टू वी एस आ जाएगा, एंड ई इंड्यूस्ड पी अपॉन ई इंड्यूस्ड एस इक्वल्स टू वीपी बाय वी एस, वीपी बाय वी एस, इक्वेशन थर्ड।
नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, कोई पावर लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो नो पावर लॉस मतलब पी इनपुट इक्वल्स टू पी आउटपुट। तो पी इनपुट कितना है यार, आई एस आई पी इंटू वीपी, पी आउटपुट क्या होगा, आई एस इंटू वी एस। तो यहां से वीपी बाय वी एस की वैल्यू क्या हो गई, आई एस बाय आई पी। क्वेश्चन 3, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 क्या आ रहा है अपना, 1 2 and 3 को देख लो। तो वीपी बाय वी एस इक्वल्स टू एनपी बाय एन एस इक्वल्स टू आई एस बाय आई पी। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, वी एस बाय वीपी इक्वल्स टू एन एस बाय एन पी इक्वल्स टू, आउटपुट है ये सब, आई पी अपॉन आई एस, इसको बोलते हैं पी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहां से V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न है, राइट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, बिकॉज पावर कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, इसका मतलब I इंटू V इक्वल्स टू कांस्टेंट है, राइट, या VI इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कंसिडर कर रहे हैं। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, वही यहाँ पे। बट ये कभी होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए। सिर्फ मेंस में ही आता है, एडवांस में तो आज तक ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया नहीं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना, इसी से तो आता है। बट आपको कभी भी क्वेश्चन में अगर ट्रांसफार्मर एडवांस में भी दे दे तो सॉल्व करने का मेथड जो होगा वो यही है ना। बट अभी तक आया नहीं है, तो चांसेस यही है कि नहीं आएंगे, राइट राइट। बट मेंस में आता है क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। तो एक ही फॉर्मूला है, उसको लर्न कर लीजिए, देखते आगे कुछ कुछ आए।
डन। नेक्स्ट आएगा रियल ट्रांसफॉर्म या नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्म। उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? लेस देन 100%, राइट। उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो लेस देन 100% होगी। तो क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होगा है, ऐसा थोड़ी कि लॉस नहीं होगा, फ्लक्स का लीकेज भी होगा। लिखेंगे some power is always lost due to flux leakage, hysteresis, eddy currents, and heating of coils. Heating of coils. इसका मतलब ये हो गया कि P इनपुट जो होगा, P इनपुट इज ग्रेटर देन P आउटपुट, राइट। हमेशा ऐसा। इस केस में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर करके एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? P आउटपुट P इनपुट 100%, राइट। इस तो एफिशिएंसी इस केस में क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्म। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होगा स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या आएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट इनटू इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट, क्या? अरे कभी भी एफिशिएंसी 100% होगी क्या? वो तो आइडियल केस है ना। अगर एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, इसका मतलब इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होगा, इज ग्रेटर होगा, इनपुट पावर इज ग्रेटर देन आउटपुट पावर। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? पी आउटपुट अपॉन, ये तो पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी अगर कुछ होगा तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%। एटा क्या आ जाएगा? वी एस इंटू आई एस बाई वी पी इंटू आई पी, आई एस नहीं आई पी, इंटू 100%। तो इसको क्या एक्सप्लेन करूँ? ये एक्सप्लेन करूँ क्या? हिस्टेरेसिस क्या होता है, एडी करंट्स क्या होता है, ये सब। इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट, वो सब बताया हुआ है। हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज, बिकॉज वी आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, तो हाई वोल्टेज लो करंट में लो करंट।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब Vs वुड बी ग्रेटर देन Vp। अगर Vs ग्रेटर है मतलब Ns इज ग्रेटर देन Np। तो Vs ग्रेटर है और लो वोल्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है मतलब Ip इज ग्रेटर देन Is। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं Vs बाई Vp इक्वल्स टू Ns बाई Np इक्वल्स टू Ip बाई Is। यही होता है इक्वल आइडियल के केस में, इक्वल्स टू P ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मतलब इस केस में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में Vp इज ग्रेटर देन Vs, Np is greater than Ns, and Ip is less than Is. Hence, Vs by Vp equals to Ns by Np equals to Ip by Is is less equals to P, और ये less than 1 आएगा। क्या आएगा, less than, not less। Not least। Symbol of transformer।
लैग कर रहा है क्या? अरे यार, कम से कम लास्ट लास्ट का तो लैग मत करो यार। ठीक है, नोट कर लो। हाँ तो बस चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है, कंप्लीट हो ही चुका है, बस लास्ट का है ये ऐसा है। कहीं पे ऐसा दिख जाए मतलब ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। कहीं पे ऐसा दिख जाए मतलब ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड then the transformer is assumed to be ideal. To be, एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड। in a step down transformer having primary to secondary turn ratio 10 is to 1, 10 is to 1. The input voltage applied is 250 volt, and output current is 10 ampere, equals to 100%. Calculate the voltage across secondary coil. Second, calculate the current in primary coil. Third, calculate, पहले ही लिख देता हूँ, calculate the power out. फाइन कीजिए क्या है। फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। 25 1 राइट। थर्ड का आंसर कीजिए। कुछ है क्या यहाँ पे, NP by NS गिवन है 10 is to 1, VP is given as 250, कुछ नहीं है तो अभी तक तो ऐसा ही करेंगे। IS is given as 10 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है VS, तो VS by VP की वैल्यू क्या होती है, NS by NP, राइट। तो यहाँ से अपने को VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, NS by NP इंटू VP। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1/10, VP is 250, तो ये आ जाएगा 25 वोल्ट सेकेंड। करंट फाइंड करना है तो IS by IP is NP by NS, राइट, इनवर्सली होता है। तो IP की वैल्यू फाइंड करनी मुझे, IP इक्वल्स टू NS by NP इंटू IS। तो NS by NP is 1/10, करंट 10 है तो 1 एम्पियर आ जाएगा। थर्ड, आउटपुट पावर, P आउटपुट क्या हो जाएगा, VS इंटू IS, VS इंटू IS। तो VS की वैल्यू कितनी आई, 25, IS is 10, आंसर 250 वाट, 250 वाट। नोट कर लीजिए।
Done. The primary and secondary coil yeah the primary and secondary coils of a transformer have 50 and 1500 tons, 50 and 1500 tons respectively. Respectively. If the magnetic flux, if the magnetic flux phi linked with the primary coil, with the if a primary coil is given by phi equals to phi naught plus 40 Weber, where phi naught is constant. Find the output power. Find the output voltage. Find the output voltage. Find the output voltage across secondary coil. Across secondary coil. Find the output voltage across secondary coil. क्या हो जाएगा? 5p कितना है? राइट आंसर 5p is phi naught plus 40. तो E इंड्यूस P क्या आ जाएगा? d phi t by dt. n मत मल्टीप्लाई कर देना. ये ऐसा नहीं बोला है फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच लिंक ऑफ प्राइमरी कॉइल. क्या लिखा है? फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न से लिंक्ड इतना है, ये टोटल फ्लक्स है, राइट? तो ऐसा हो जाएगा. नहीं है तो 5pt लिख लो आप. तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, है ना? देयरफॉर Vp इक्वल्स टू 4 वोल्ट. अब तो आपको पता है कुछ गिवन नहीं है, आइडियल नॉन आइडियल. क्या करेंगे अपन? आइडियल एज्यूम करेंगे. Vs by Vp इक्वल्स टू Ns by Np. तो यहाँ से Vs की वैल्यू क्या आ जाएगी? Ns by Np इंटू Vp. Ns 1500, Np 50, Vp 4. आंसर 120 वोल्ट. आंसर
120 वोल्ट, राइट। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पे। यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये ट्रांसफार्मर, यहाँ पे RL है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, इसी के क्रॉस आउटपुट फाइंड करना है। ये आपका ट्रांसफार्मर, ये सोर्स, ये क्या है, सोर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ये N2 है। VS लिख देता हूँ, ये RS, इसका रेजिस्टेंस भी है। पहले कोई रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते थे, ये रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 50 ओम है। N1 by N2, N1 by N2 is given as 10/2. VS is given as, N1 by N2 की वैल्यू क्या है, 10/2। VS is given as 200 वोल्ट। 200 मतलब सिर्फ इतना लिखा है, मतलब RMS वैल्यू। और इसके अक्रॉस V आउटपुट जो आ रहा है अपना, वोल्ट मीटर ऐसा लिख देता। इफ a voltmeter, if a voltmeter reads, if a voltmeter reads, if a voltmeter reads the voltage across load is 25 volt RMS value है ये, then find the value of RS, then find the source resistance RS, then find the source resistance। कुछ नहीं है तो आइडियल कंसिडर करना है, बट वैल्यू फाइंड कीजिए, आप देखिए कितना आ रहा है। ये जो वैल्यू है 225 मतलब V आउटपुट है, VS, राइट। VS तो सोर्स का है, ये V1 नहीं दिख, ये V1 है क्या, ये बताओ, ये V1 है, ये वाला V प्राइमरी है क्या, V प्राइमरी इसके अक्रॉस, V आउटपुट इसके अक्रॉस, राइट, जिसको V2 बोलते थे। तो जितना इसके अक्रॉस आएगा उतना ही इसके अक्रॉस आएगा, बट जितना अभी इसके अक्रॉस आएगा उतना इसके अक्रॉस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक क्या है, रजिस्टर है, राइट। तो VS अभी किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2000 आ रहा है क्या, आंसर तो 2000 नहीं है, एक कुछ माइनस होगा, 2000 माइनस कुछ समथिंग, तुमने वो मिस कर दिया शायद, एक कंसिडर ही नहीं किया इसका मतलब, 2000 आने का मतलब कुछ कंसिडर नहीं किया शायद। देखते हैं अपन क्या कंसिडर, देखो यहाँ पे ये ऐसा है, और यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस, राइट, RL, इसके क्रॉस आउटपुट अपने को पता है।
अभी आप वीपी लिख ही नहीं पाओगे ना, वीएस, वीपी की वैल्यू होगी ही नहीं वीएस। ये ऐसा है, ये आर एस है, ये वी एस है, N1 N2, इसके अक्रॉस अपने को वी आउटपुट आ रहा है, मतलब इसके अक्रॉस आ रहा है वी आउटपुट। अरे जितना यहाँ पे आएगा V1 V2 अज्यूम कर लिया, इसके अक्रॉस भी उतना ही आएगा, इसीलिए मैं डायरेक्टली वी आउटपुट लिख रहा हूँ। बट यहाँ पे जितना इसके अक्रॉस आएगा उतना इसके अक्रॉस थोड़ी आएगा, तो इसके अक्रॉस जो आता था उसी को बोलते थे वीपी। ई इंड्यूस होता था ना यार, ई इंड्यूस पी, ये किसके अक्रॉस आएगा, ये कॉइल में ही आएगा ना, माइनस डी फाई टी बाय डी टी, ये तो कॉइल में ही आएगा ना, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस थोड़ी आएगा, इसी के अक्रॉस आएगा, तो वही लिखते थे। नो लोड कंडीशन मतलब ये आर एस कंसिडर ही नहीं करते थे, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाता था। अभी देखो यहां से समझते, बाकी कुछ नहीं अज्यूम किया तो आइडियल केस में तो वो तो अपन लिखेंगे ही, जैसे वी एस बाय वीपी इक्वल्स टू एन एस बाय एनपी, ये सब तो आएगा ही। बट वी एस वीपी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, यहाँ से फाइंड होगा वो। कैसे फाइंड करोगे, इस इक्वेशन में देखो आप, यहाँ से मूव करना है स्टार्ट करेंगे तो वी एस, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये माइनस आई आर, तो इसको मैं डायरेक्ट इस साइड लिख देता हूँ, आई पी इंटू आर एस, और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसी को बोल रहे हैं वीपी, उसी को क्या बोल रहे हैं वीपी। ये समझा क्या, ये बताओ पहले। इसके अक्रॉस वीपी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ये है, तो इन दोनों का समेशन होगा ना सोर्स। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना आ गया समझ में, क्वेश्चन ही खत्म। तो वीएस की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, आई पी आर एस वीपी, अपने को वीएस पता है राइट, तो वीपी को आप उसके टर्म्स में लिखो, वीपी को आप क्या लिखोगे, एनपी बाय एनएस इंटू वीएस, सिंस वीएस बाय वीपी इक्वल्स टू एनएस बाय एन, ये आ जाएगा राइट। अपने को आईपी की वैल्यू पता नहीं, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आईपी, अगर आईपी आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा, आईपी आएगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेता हूँ। सेकेंड, आईपी और वीपी को रिलेट कर सकते हैं अपन, कैसे, तो वी एस बाई वीपी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। क्या रेजिस्टेंस है, अरे आइडियल कुछ नहीं दिया हुआ है तो आइडियल केस है ना यार, रेजिस्टेंस किसका है, क्या बोला था, किसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे। यहाँ पे जो सर्किट यही होता है, थोड़ा सा जब फोकस हटेगा तो यही होगा। क्या बोला था यहाँ पे, किसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा, किसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था, कुछ पता नहीं, आयरन ओर का, इसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था। ऐसा बस बोला क्या कि इसका यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा होगा, इसका रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वही इसका कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है, इसका कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है, रेजिस्टेंस इस साइड लगा हुआ है ना यार, तो इसके अगर जो वोल्टेज आ रहा है, तो इसीलिए तो अभी वीएस कंसिडर ही नहीं कर रहे, इसलिए जब ये फॉर्मूला पहले क्या होता था, जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस आएगा, अभी तो ये कंसिडर करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो यही बनेगा ना, ये वीएस इसके अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं, एनएस इसके अक्रॉस फाइंड, वीपी सॉरी वीपी इसके अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं, वीएस इसके अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं, वो समझो, समझ रहे हैं क्या। तो आइडियल है, कुछ नहीं गिवन मतलब क्या अज्यूम करना आइडियल, तो ऐसा लिख दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये वी एस बाई वीपी को भी आप डायरेक्ट ये लिख दो, एन एस बाय, क्या स्क्वायर मतलब पावर हो जाएगा ना, क्या बोल रहे हो, वी स्क्वायर, वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर क्यों यूज करेंगे, वो एसी जो तुम समझ रहे हो ये बोल रहे हो क्या,
चेक कर रहे। अरे भाई साहब, राइट राइट राइट, समझो समझो क्या दिया हुआ है उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये बताओ, अगर मैं आईपी जो फाइंड कर रहा हूँ, ये जो आईपी लिखा मैंने और यहाँ पे जो मैंने आईएस लिखा, क्या आईपी की वैल्यू और आईएस की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? ये बताओ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है जब भी फाइंड कर रहे हैं तो आईएस और आईपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी मतलब अपन जो करंट फाइंड कर रहे हैं, एक तरह से आप ऐसा समझो, आप अगर आईपी को मैक्सिमम करंट, यार लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर कंप्लीट है। ये भी लोग के लेक्चर में कुछ ज्यादा ही होता है, समझ नहीं आ रहा नेट का, थोड़ा समझो। वही मैं बता रहा, जैसे आईपी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, राइट, और आईएस की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, राइट। वीपी भी उसी के अकॉर्डिंग वीपी आएगा और वीएस आएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वीपी आएगा और वीएस आएगा। मतलब जब आप बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, जब करंट कांस्टेंट मतलब स्टेडी स्टेट को रीच कर चुका है, उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नहीं तो मैं कैसे लिखता, फंक्शन बनाता, फिर अगर नहीं होता है ना वैसा तो मैं इसका फंक्शन बनाता, आई पी इक्वल्स टू समथिंग आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप का फंक्शन बनाता मैं। नहीं नहीं, वो उस आई पी समझो बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन अभी करें, अभी जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि सर ये है तो कैसे कांस्टेंट, जस्ट अभी एक क्वेश्चन किया, देखो ये, एंड आउटपुट करंट इज 10 वोल्ट, क्या लिखा, द इनपुट वोल्टेज applied is 250 volt and output current is 10 volt। आउटपुट करंट अपने को क्या आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, आरएमएस करंट आ रहा है, मतलब उस जिस इंस्टेंट पे ये सब अपन फाइंड कर रहे हैं वीएस वीपी, ये जो 250 लिखा, क्या हमेशा 250 रहेगा? बट अगर 250 यूज कर रहे हैं मतलब एक इंस्टेंट पे यूज कर रहे होंगे ना अपन, उसी इंस्टेंट पे इस करंट की वैल्यू आई ना, उसी इंस्टेंट पे आउटपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे, उसी इंस्टेंट पे करंट फाइंड करेंगे, उसी इंस्टेंट पे पावर फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा लिखी, राइट। कभी भी आपसे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी फेजर यूज नहीं करना, जब भी क्वेश्चन आएगा वैसे एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए क्वेश्चन आएगा, और आना है मेंस में, एडवांस में नहीं आएगा, जब भी आएगा किसके लिए आएगा, फिक्स्ड वैल्यू के लिए क्वेश्चन आएगा। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब अगर ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाए, ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाए, इसको हटा दो ना, इसको तो ऐसा सर्किट बना सकते हैं ना अपन, एक बार वैल्यू फिक्स्ड हो जाए तो ये सर्किट ऐसी बन जाएगी, राइट। यही है वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस माइनस ये वीपी। क्लियर? वहां पे अपन करंट का फंक्शन भी फाइंड कर सकते, तो वो उसी के लिए फाइंड कर रहे हैं अपन, राइट। तो वी एस बाई वीपी इक्वल्स टू आई पी बाई आई एस, तो यहां से आप इसको एन एस बाई एनपी भी लिख सकते हैं, बिकॉज एनपी और एनएस गिवन है, क्या क्या गिवन है, वी एस वीपी, तो एनएस के टर्म में लिखूं क्या मैं, मुझे क्या चाहिए, आईपी चाहिए, तो आईपी की वैल्यू को क्या लिखेंगे, आई एस इंटू वी एस बाई वीपी, तो ठीक है वी एस बाई वीपी तो लिख दिया, बट आई एस भी पता नहीं है, तो आई एस को एनपी बाई एनएस के टर्म में लिखो, रुको रुको, इसको ऐसे लिख दो, ज्यादा बेटर है, आई एस है ना, तो आई एस मतलब इसमें करंट आ रहा होगा, राइट, करंट इसमें आ रहा होगा आई एस को आप लिख सकते हैं ना वी आउटपुट अपॉन आर एल, मतलब वी एस बाई आर एल, वी एस बाय आर एल,
into VS by VP, VS by VP, राइट, VS by RL into, अब ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से क्या आ जाएगा, VS equals to IP is this VS by RL into VS by VP, ये हो जाएगा आपका IS, ये हो जाएगा RS प्लस NP by NS into VS, into VS, एक मिनट कहीं पे रॉन्ग लिख दिया, रुको रुको, ये सेकेंडरी है, हाँ वो वही वही बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, V2 लिख दूं क्या, या V आउटपुट लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर V2 लिख देता हूँ, ठीक है, V2, वरना फिर क्या करूँगी, V2, इसको V2 लिख देता हूँ मैं, सेकेंडरी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर VS दिखेगा वो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ VS इक्वल्स टू V2, राइट, तो ये V2 हो जाएगा, अब सब कुछ पता है अपने को, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, VS कितना दिया हुआ है यार 200, V2 की वैल्यू क्या है 25 इंटू 25, RL इज 50 ओम, VP 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 गिवन है क्या, अरे यार कहीं पे मिस्टेक किया क्या अपन, VP VP को फिर से चेंज करना पड़ेगा, ऐसे VP रख लो, फिर से चेंज करना पड़ेगा, इसी सब टर्म में वो चेंज होगा, VP RS प्लस NP बाई NS, NP बाई NS क्या है, NP बाई NS इज 10/2 इंटू 25, पहले जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, वरना फिर से ऐसे ही जाएगा, ये आ जाएगा 200 इक्वल्स टू 25/2 VP इंटू RS, और यहाँ से 125 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 75 हो जाएगा, 25/2 VP इंटू RS, ये 3, तो ये 6 VP इक्वल्स टू RS हो जाएगा, अब VP को तुम NS और VS के टर्म्स में लिख सकते हो, तो ये ऐसा हो जाएगा 6 VP इज यस NP बाय NS इंटू V2, राइट, इक्वल्स टू RS, तो यहाँ से कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन हो गया, 6 NP बाय NS इज 10/2 25 5, तो यहाँ से RS की वैल्यू हो जाएगी 750 ओम, RS की वैल्यू क्या आ जाएगी 750 ओम, नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। AC सेकेंड ट्रैक में होगा क्या तुम्हारा AC, सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो चुका है क्या, सेमीकंडक्टर नहीं हुआ, तो थोड़ा फास्ट नोट कर लो, थोड़ा फास्ट इसको नोट कर लो, सुबह में एक लेक्चर लिया है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, राइट, तो मैं उसी के पेजेस को लेकर एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम बाद में नोट कर लेना, मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा बस, ठीक है, मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा, आपको नोट कर लेना, इसको V2 लिख दो, V2 ऐसा अज्यूम कर रहे हैं VS इक्वल्स टू V2, ये तो फिर कंफ्यूजन होगा, VS उसी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट मत करना भी वरना बहुत टाइम जाएगा, कितना टाइम है अपने पास, 45 मिनट्स एनफ, 45 मिनट्स एनफ इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के, कुछ भी नहीं है। बट वही है कि नेट आ रहा है जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऑडिबल हूँ क्या मैं, ऑडिबल नहीं हो तो फिर PDF सेंड करूंगा, आप समझ समझ में आ जाएगा, उस वैसा कुछ है नहीं, इजी है, और हर कुछ तो नोट्स में होता ही है।
ऑडिबल है तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हाँ तो फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे आपको बताया था क्यू अगर रेस्ट में होगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्यू अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है मतलब मैग्नेटिज्म है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या आ जाएगा? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ आप समझ लीजिए, नोट कर लेना बाद में आप, इजी है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रो क्या है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, किसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट भी कर रहा होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है ना। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। ये भी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वेरिएबल। क्या होती है? वेरिएबल। देखेंगे अपन कैसा वेव्स में। ये जो वेव्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ऐसा होता है। मतलब वेव इस डायरेक्शन में जाएगा, पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इस ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स है ना, क्रॉस्ड फील्ड्स वैसी फील्ड होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब E, B and V are mutually perpendicular vectors, राइट? क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये अभी तक जेई मेन में ही है, जेई एडवांस में ये चैप्टर नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट एक बार जब आपका जेई एडवांस का कोई नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, तो उसमें आपको एक बार देखना पड़ेगा है या नहीं, बिकॉज वो चेंज होता रहता है। जैसे 2023 का जेई एडवांस का सिलेबस दिया उसने, उसमें है 2023 का सिलेबस दिया उसने, उसमें है ये, उसमें कुछ मेंस वाले टॉपिक भी है। तो इसलिए जब नोटिफिकेशन आएगा 2020 मतलब जब जेई एडवांस का पेपर होने वाला रहेगा उससे पहले, तो फिर उसमें ये सब देख लेना एक बार। वैसे जेई मेन में तो आएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ई, बी एंड वी जो है वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? ई, बी एंड वी का आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये है, आई जे के लिखते थे ऐसा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते थे, आई क्रॉस जे के जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, राइट। बट अगर यही मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ई बी वी, ई बी वी ऐसा आना है। तो ई क्रॉस बी किसका डायरेक्शन देगा? वी का। वी क्रॉस वी किससे, इससे किसका डायरेक्शन आएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी क्रॉस ई किसका डायरेक्शन आएगा? बी का। तो वही लिखना है, ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ वी, वी क्रॉस वी डायरेक्शन ऑफ ई, वी क्रॉस ई डायरेक्शन ऑफ बी, राइट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो अगर ये एक एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, इस डायरेक्शन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? जेड। तो अगर मैं इसका वेव ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा, राइट, इस टाइप से। तो ये ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जेड में दिखे और ये आपको वाई, राइट, इस टाइप से। वो समझ में आया आपको? इस टाइप से। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये रेड वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, और ये जेड में है। किसमें है? जेड में, राइट। तो ये वाला जेड, ये भी जेड, ये भी जेड, तो ये जेड में मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इक्वेशन क्या लिखते हो वेव का?
पॉजिटिव में जा रहा है तो ऐसा लिखते हैं a sin ओमेगा t माइनस kx, राइट, या आप ऐसा लिख देते हैं a sin kx माइनस ओमेगा t। पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर नेगेटिव में जा रहा होता तो प्लस आ जाता, राइट। x में जा रहा है तो x आएगा, y में अगर वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो y आएगा, z में जा रहा है तो z आएगा। तो वही लिखा हुआ है मैंने, इक्वल्स टू ई नॉट जे कैप साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी इक्वल्स टू बी नॉट के कैप साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये दोनों सेम रहेगा, सेम फेज डिफरेंस आएगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा, कोई फेज चेंज नहीं है होगा इसमें, सेम फेज में एंगल सेम होगा। तो वेयर के इक्वल्स टू अपने को पता है 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। अब कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, तो दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं प्रोपगेशन की, है ना। और इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल c 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट कहां पे होगा ये, वैक्यूम में होगा, फ्री स्पेस में होगा। तो these waves travel in free space with the speed of light c, speed of light c, right। किस नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है एंड आर इन सेम फेज। These waves do not deflected by इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, राइट। नहीं तो एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक। अगर ये वेव है तो इसके अंदर एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ये पोलराइज्ड लाइट, आपने पढ़ा होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली क्या है, लाइट। तो ये पोलराइज्ड। EM waves exert pressure called radiation pressure, ये पढ़ा है क्या, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट जो है जब सरफेस पे स्ट्राइक करता है, हाँ वही। द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ the variation in amplitude of electric and magnetic field in EM waves always take place at the same time and at the same space। मतलब जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जब भी ये चेंज होगा, जैसे अगर इसका एम्पलीट्यूड है, ये अगर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, सेम टाइम पे सेम प्लेस, सेम टाइम पे सेम प्लेस। मतलब दोनों के लिए x की वैल्यू और t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये सेम फेज में नहीं आएगा, राइट। तो फेज सेम होने के लिए x एंड t की वैल्यू सेम चाहिए, तो वही लिखा हुआ। सेकेंड थिंग आपको ऐसा बताया था, QVB equals to QE, राइट। सेलेक्टर QVB equals to QE, QB को कैंसिल कर दीजिए तो C की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अपन पढ़ रहे हैं तो C की वैल्यू जाएगी E नॉट अपॉन B नॉट। C की वैल्यू क्या हो जाती है, E नॉट अपॉन B नॉट। These waves obey प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको ये ओबे करता है। खुद से पढ़ रहे तो भी आ जाता है, कुछ नहीं। फ्री स्पेस में जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, c मींस e नॉट बाई बी नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, और c की वैल्यू ये होती है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये पता है क्या, c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी मीडियम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन एनी मीडियम v इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू इंटू, स्लो हो गया क्या नेट, इन एनी मीडियम v इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू e। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो मैं ऐसा यहाँ पे, अगर आप इसको डिवाइड कर दें c अपॉन v, तो c अपॉन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा c अपॉन v कुछ वैल्यू होती है क्या, c अपॉन v, c अपॉन v स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी। तो देखो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी को आप यूई लिखेंगे, तो यूई की वैल्यू क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज इंटेंसिटी, तो साइन स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाता है, हाफ। साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, हाफ। तो यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर। Similarly, you can find magnetic energy density. Magnetic energy density UM, UM को आप क्या लिखोगे, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये अपने को पहले से पता है। बी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका एवरेज लीजिए तो साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ हो जाएगा फिर से। तो ये यूएम की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ऑल्सो सी इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एंड सी की वैल्यू अपने को क्या पता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो यहाँ से आप ई नॉट स्क्वायर को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू सी नॉट स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। सी नॉट, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी स्क्वायर की वैल्यू। तो सी स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आ जाएगा, तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यूएम में ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, यूएम 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट है। जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे ये, तो देखो म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, राइट। ये एवरेज वाला टर्म है। इसका मतलब जो दोनों की एवरेज वैल्यू है वो क्या है, सेम है। दोनों की जो एवरेज वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो एनर्जी है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। एक मिनट, 4 मिनट। तो यहाँ पे, यहां से क्या आ रहा है आपका, यहां से ये um equals to ue 1/4 epsilon naught e naught square equals to 1/4 b naught square by mu naught। मतलब the energy in electromagnetic waves is divided equally between electric field and magnetic field, electric field and magnetic field। तो total average energy density क्या हो जाएगी, तो u equals to um plus ue। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 1/4 है तो 1/2 हो जाएगा, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, राइट। नेक्स्ट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग और फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। ये क्रॉस सेक्शन है। अब यहां से जो है वेव यहां से यहां मूव कर रहा है। जब यहाँ पे था तो मैं उस टाइम को क्या ले रहा हूँ, t इक्वल्स टू 0। जब ये यहाँ पे आया तो टाइम कितना लिया, t इक्वल्स टू t। तो ये t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वेव, l इक्वल्स टू c इनटू t। स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, vt, मतलब ct आ जाएगा, c से मूव कर रहा है तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आई एवरेज इज u। अब देखो मुझे इस t को रिप्लेस करना है, एलिमिनेट करना है बेसिकली t को। तो कैसे एलिमिनेट करोगे, तो पहले आप c से मल्टीप्लाई कर दो, c से डिवाइड कर दो, c से मल्टीप्लाई कर दो, c से डिवाइड कर दो। यहाँ पे ct दिखेगा, ct इज नथिंग बट l, और ये एरिया है तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, वॉल्यूम आ जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इंटू सी। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज, एवरेज अगर फाइंड कर रहे हैं तो ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। और एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, या इसी को आप लिख सकते हैं हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? अरे कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, इसीलिए बोल रहा था एक बार रीडिंग लगा लेना इसकी। अब एक टर्म आएगा, एक पॉइंटिंग वेक्टर करके आएगा, सिर्फ समझ लेना कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, बस उतना ही, और कुछ नहीं।
the rate of flow of energy crossing per unit area, rate of flow of energy crossing per unit area is described by a pointing vector s, and it is given by s equals to 1 by mu naught e square e cross b. कोई इसका प्रूफ नहीं है, इसको लर्न कर, and it is given by this. तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 by mu naught into e cross b, e cross b, और ये क्या आ जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग POY वाला पॉइंटिंग वेक्टर. अब देखो एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब किसी मीडियम में है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 1, मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 है. फाइंड द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मतलब मुझे एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सी क्या होता है, दिस v क्या होगा 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, डिवाइड कर दो ना c by v, ये आ जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर. और c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, v क्या है 2 × 10⁸, कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 9/4 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू 1 गिवन है, ये एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9/4 2.25 2.25. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this. Y लिखा है मतलब y डायरेक्शन में, तो 2 × 10⁻70 into sine 0.5 10⁻x plus 1.5 × 10⁻11 2. Write the equation for the electric field. For the electric field, तो electric field find करने के लिए आप क्या करोगे, equals to E0 sin omega t, और यहाँ पे जो भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा kx, राइट. ये फेज तो सेम होता है ना, फेज चेंज होता ही नहीं है, तो जितना ये फेज आएगा उतना यहाँ पे आएगा. एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म तो अपने को मिल गया है, साइन वाला, साइन का टर्म पहले से पता है, जितना यहाँ पे आएगा उतना यहाँ पे आएगा. तो क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा. तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखोगे, c इक्वल्स टू क्या होता है E0 by B0, देयरफॉर E0 इक्वल्स टू CB0. c की वैल्यू ये है, B0 की वैल्यू गिवन है, यहाँ से 60 आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 60 साइन दिस, राइट. Next, an electromagnetic wave with frequency omega and wavelength lambda travels in a positive y direction, मतलब velocity किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y डायरेक्शन j cap. Its magnetic field is along negative x direction, मतलब I cap minus I cap, right. The vector equation for associated electric field of amplitude E0 is, ये ऑप्शन दिया हुआ है, equals to E0 cos omega t minus 2 pi by lambda into y x cap. x cap मतलब यूनिट वेक्टर along x डायरेक्शन, राइट. यहाँ पे माइनस x cap, यहाँ पे माइनस लगा दिया, मतलब नेगेटिव x में है, यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव z में, z है तो z में है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस है, राइट. तो ये भी नेगेटिव z में है, ये भी. अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस. पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पहले ही कैंसिल. अभी ये x में है, ये किस में है, vx में है, v जो है y डायरेक्शन में है, b x में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, z में. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, z में, तो ये भी नहीं होगा, आंसर ये आ जाएगा. सॉल्व भी कर सकते थे, ये सब तो समझ में आ रहा है. सॉल्व, ये नेगेटिव साइन कैसे देखते हैं, तो देखो E B V, तो ये B क्या है माइनस I, V क्या है J, तो I क्रॉस J इसके बट माइनस है, तो माइनस के, इसलिए माइनस Z कैप आया है, इसलिए यहाँ पे माइनस Z कैप आया है, राइट. तो आंसर डी हो जाएगा. ऐसे भी कभी कभी मेंस में एक्सप्रेशन आएगा, आपसे पूछेगा, जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो आएगा ये सब, इस टाइप के क्वेश्चंस. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ दीस टू फील्ड्स. तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by mu naught E क्रॉस B, E क्रॉस B आता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S, राइट. नेक्स्ट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. देखो पहले सिर्फ यही पढ़ते थे अपन, कंडक्शन करंट पढ़ते थे, इसको नहीं पढ़ते. तो कंडक्शन करंट क्या होता है, इट इज द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर.
किसकी वजह से आएगा? चार्ज के मूवमेंट की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, है ना, उसकी वजह से आता है कंडक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये आता है इट इज द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या अभी आगे अपन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इट इज द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, एक्सप्रेशन से समझ में आएगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इसका जो सोर्स है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ही सोर्स, वो क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स है। अब देखते हैं इसको समझने के लिए। अब क्या करो, एक कैपेसिटर, राइट, एक ऐसा मैंने प्लेट लिया हुआ है, ये प्लेट्स, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया, ये ऐसा है। जैसे इसको क्लोज किया, इसका पोटेंशियल V है, कैपेसिटर C, इसका कैपेसिटेंस C है। अब ये बताओ, जैसे क्लोज किया, क्या वैसे ही इस पे चार्ज Q इक्वल्स टू CV आ जाएगा? उसी इंस्टेंट पे आ जाएगा क्या Q इक्वल्स टू CV? कुछ टाइम लगेगा, स्टेडी स्टेट रीच करेगा तब आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 0 to t, ये जो t टाइम है t इक्वल्स टू t, ये स्टेडी स्टेट को अचीव कर रहा है, रीच कर रहा है। इसका मतलब 0 to t टाइम तक इसमें जो चार्ज आ रहा होगा, इस सरफेस पे जो चार्ज आ रहा होगा, इंड्यूस जो चार्ज हो रहा होगा, प्लस और माइनस, क्या ये चार्ज वेरिएबल होगा? 0 to t टाइम तक क्या ये चार्ज वेरिएबल होगा? अगर ये चार्ज वेरिएबल है तो इसकी वजह से जो फील्ड आ रही है, सपोज मैं चार्ज अज्यूम कर लेता हूँ प्लस Q माइनस Q, तो यहाँ पे फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इसकी वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी उतना ही आएगा, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, राइट। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, सिग्मा क्या होता है? Q बाई एरिया, Q बाई ए एप्सिलॉन। तो क्या इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? Q। तो क्या Q वैरी कर रहा है? यस, Q वैरी कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या करंट फ्लो करेगा? तो करंट फ्लो करेगा। देखते हैं कैसे करंट फ्लो करेगा। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ID। तो यहाँ से देखिए, उसी को मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटेंस इसका C है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ID इस डायरेक्शन, ये स्टेडी स्टेट में ये आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू फिक्स्ड है। तो यहाँ से DE बाई dt क्या होगा? DE बाई dt इक्वल्स टू 1 बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ बाई dt, इंटू DQ बाई dt। अब इस E एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लाइए, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू DE बाई dt इक्वल्स टू DQ बाई dt, यही करंट हो जाएगा। इस करंट को अभी क्या बोलेंगे? ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या DQ बाई dt 0 हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो क्या DQ बाई dt 0 हो जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी DQ बाई dt को बोलते हैं यहाँ पे इस केस में, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ये DQ बाई dt करंट आ रहा है, इसी करंट को बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट इस साइड है, इस एरिया वाले टर्म को मैं इस साइड लाता हूँ, ये E इंटू ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, E डॉट ए इक्वल्स टू E A cos 0, cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा E A। तो आप इस E A को लिख सकते हैं E डॉट ए, एंड E डॉट ए इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट ए इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई dt इक्वल्स टू DQ बाई dt, एंड DQ बाई dt इज ID। तो ID की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, where phi E is electric flux। ID क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 होगी तो ID की वैल्यू 0 हो जाएगी, ID की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी करंट को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट पार्ट है इसका, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो ये बेसिक जो अपन बेसिक लॉज पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, उसी का कॉम्बिनेशन। तो
4 इक्वेशंस आता है इसका। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसी का यूज करके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को बताता है ये मैक्सवेल, बट उसकी थियरी यहाँ पे नहीं अपने को स्टडी करना है ना, वो आगे का पार्ट, आगे मतलब ये 12th में नहीं, जेईई मेंस जेईई एडवांस में नहीं। तो फर्स्ट क्या पढ़ा था, यही लॉ पढ़ा था ना, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ऐसा नहीं कूलम्स लॉ तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वो तो पहले से ही आ रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ तो पहले से ही आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, चार्ज है इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, बट वो लॉ किसके अंदर आता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर आता है, राइट। तो फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या था, E डॉट ds इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, B डॉट ds क्या हो जाएगा, जीरो। देखना जो आपको एक पीडीएफ मैंने शेयर किया था मैग्नेटिज्म का, उसमें ये सब है, उसको एक बार रीड कर लेना, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और इजी है। तो B डॉट ds इक्वल्स टू जीरो, इसको बोलते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। थर्ड क्या पढ़ा, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या लेंज लॉ, इसमें क्या पढ़ा, E इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस d5b बाई dt, d5b बाई dt। तो d5 E इंड्यूस्ड क्या है, V हायर माइनस V लोअर है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो E डॉट dl, V लोअर माइनस V हायर होता तो माइनस आ जाता है, माइनस d5b बाई dt, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। फोर्थ में क्या है, एक और लॉ पढ़ा था अपन ने, गॉस लॉ है ना, उससे मैग्नेटिज्म में एक लॉ पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एम्पियर्स लॉ, राइट, यस, ये पढ़ा था। तो देखो उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि B डॉट dl जो होता है, B डॉट dl इज म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड, बट I की जो वैल्यू होती थी सिर्फ कंडक्शन करंट वाली वैल्यू लेते थे अपन, इसको क्या लेते थे, सिर्फ कंडक्शन करंट, बट अभी आप इसको कंडक्शन करंट नहीं लोगे, I इनक्लोज जो होगा वो होगा IC प्लस ID, क्या होगा, IC प्लस ID। तो IC प्लस अगर मैं ID कर देता हूं इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब ये लॉ जो है सिर्फ एम्पियर्स लॉ नहीं होगा, अब होगा एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है इसने मैक्सवेल्स ने, वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया इसी ने दिया है, तो इसलिए एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो B डॉट dl इज म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड इज IC प्लस ID, वैल्यू पुट कर दीजिए 5, पता है इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। So on the basis of these equation, he predicted the existence of electromagnetic waves. उसके बाद आपको आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो ये सब 9-10 से पढ़ते आ रहे, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, IR मतलब इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। तो इस साइड से इस साइड अगर आप जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, इस साइड से इस साइड आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, मतलब ये हाईली एनर्जेटिक रे है गामा, है ना, हाईली एनर्जेटिक, मिनिमम है मतलब हाईली एनर्जेटिक। अब इन सब का यूज क्या है, एक बार आप NCERT रीड करेंगे तो आ जाएगा उसमें क्या यूज है, ठीक है। वैसे मैं ट्राई करूंगा इसके साथ एक दो पेज जो है ये इसके यूजेस क्या है, क्या रेंज होता है, वो सब इसके साथ अटैच कर, ठीक है, रेंज क्या होता है वो सब, राइट। तो एक पेज होगा या 2 पेजेस मैक्सिमम। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ आई बात समझ, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, समझना ही नहीं, सिंपल है। तो इसका जो PDF आपको मिलेगा आप नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इससे, और एक क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया क्या सर ने, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो भी नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने किसी एक बैच में बताया था, उसका मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ फिर, ठीक है, वही काम कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रैक तो सर का है, ठीक है, मैं उसका नोट्स जो है ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, एक बार उसको रीड कर लो, कुछ जो है वो किसी
मतलब जो थियरी वाला पोर्शन होगा तो वह तो एज इट इज होगा, बट कुछ समझने वाली चीज है, बट वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर सपोज ये अगर मैं कुछ आपको नहीं बताता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ा, हाँ वो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी एक्सप्लेन नहीं करता, ये नोट्स मिलता तो आई थिंक आपको समझ में आ जाता। इसमें कुछ भी वैसा है नहीं, और हर कुछ जो कुछ भी है मैंने एक्सप्लेन तो किया हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो कुछ वैसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम अगर देखा तो समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। तो वैसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम के भी नोट्स है ना, तो मैं शेयर कर दूंगा, वो एक बार आप रीड कर लेना। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के, और सॉल्यूशन भी होगा और आंसर की भी होगा, उसको सॉल्व कर लेना, राइट। अब एरर एंड मेजरमेंट तुम लोगों का हुआ ही नहीं है, मतलब ये लेक्चर में इसमें एरर एंड मेजरमेंट नहीं हुआ है, बोर्ड्स में पढ़ा है वो वैसा ही सेम होता है। मैं तो मेरे पास है पीडीएफ, शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ है नहीं, बट ये है कि एक लेक्चर तो होना चाहिए यार इसका, क्योंकि एक क्वेश्चन आने की होती है प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। बट उस वो जो मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ ना, वो एडवांस बैच मतलब थ्योरी तो सेम है, बट क्वेश्चंस उसमें उतने ज्यादा अच्छे नहीं किए हुए, ये बोल। मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब होता है ना, कोई चैप्टर में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसको सॉल्व कर लिया तो मतलब पूरा ही है, वैसा उसमें भी रहेगा, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी मैं शेयर कर देता हूँ, एक बार आप देख लो, कहीं पे कोई डाउट्स आएगा तो पूछ लो, ठीक है। नहीं उसको तुम पढ़ोगे तो आ जाएगा तुमसे, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, बट ये है कि अगर तुमको फॉर्मूला पता नहीं है ना, तो भी क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, एरर एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन। तो वो सब कुछ क्वेश्चंस कराता, अगर वैसा अगर चांस मिला मुझे, एक लेक्चर मिला मुझे, तो मैं वो पढ़ा दूँ, ठीक है। बट आप एक बार उससे पहले उस नोट्स को रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिकल में तो होगा ही आई थिंक। एक बार उस नोट्स को रिवाइज कर लेना, कभी अगर लेक्चर लगे भी तो उसमें रिवाइज करके आओगे ना, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये बोल रहा हूँ। क्लियर है? डन। अब देखो, अभी ऑडिबल हूं ना मैं, ऑडिबल हूं क्या? 2-3 चीज डिस्कस करना हूँ बस, 2-3 2-3 पॉइंट को मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्या करना है आपको। देख, अभी अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है, राइट, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब रिवीजन कैसे करें? कोर्स तो कंप्लीट सबका होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे बैच का ही हुआ है, हर बैच का होता है कोर्स का, जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए। क्या करना है रिवीज, अभी अपना प्लान क्या होना चाहिए? देखो जेई, पहले तो जेई मेन ही देना है, उसमें सिलेक्शन के बाद जेई एडवांस दोगे, राइट। तो अपना क्या होना चाहिए एम, कि फर्स्ट जो एग्जाम होगा ना, क्योंकि वो क्या होगा, जैसे जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, ऐसे होता है एग्जाम, राइट, 4 मंथ से होता है इसका एग्जाम, पता है ना तुमको। अब कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जैन में होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, फेब से भी हो सकता है, मार्च से भी हो सकता है, बट आपको ट्राई ये करना है, जब आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हो मेंस के लिए, उसी टाइम में ये ट्राई करना है कि अच्छे मार्क्स आ जाए और क्लियर कर ले, ट्राई यही करना है फर्स्ट टाइम। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, अगर फर्स्ट टाइम में तुमने ये क्लियर कर लिया ना, जैसे फैब या मार्च में, तो उससे क्या होगा कि तुमको जी एडवांस के लिए टाइम मिल जाएगा, अच्छा है ना, 3-4 मंथ्स जो है ना मिल जाएंगे जेई एडवांस के लिए। वरना अगर लास्ट में करोगे तो फिर 1 और 2 मंथ्स मिलेंगे, 1 to 2 मंथ्स, 1 मंथ मिलेगा लास्ट में करने से। तो ट्राई ये करना है कि पहले कि फर्स्ट टाइम जो दिया उसी में हो जाए, अच्छे से मार्क्स आ जाए, एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए, कि टेंशन फ्री होके जेई एडवांस की प्रिपरेशन, पहला तो ये होना चाहिए। तो उससे पहले अभी अभी जेई एडवांस के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ो यार, अभी मत पढ़ो, जेई एडवांस के लिए कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना अभी। अभी क्या करना है, अभी जो पेपर होगा आपका, जो भी एआईटीएस होगा, जो जितने भी पेपर्स होंगे आप उसको सॉल्व कीजिए, क्लास नोट्स देखिए, क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए,
ठीक है, ये काम करो अभी से, जो भी AITS आ रहा है उसको सॉल्व करो, क्लास नोट्स को रिवाइज करो, और अगर ज्यादा कुछ करना है तो एक PYQ सॉल्व करो, इससे ज्यादा कुछ मत करना, कोई एक्स्ट्रा रैंक बूस्टर्स ये वो कुछ नहीं, अभी कुछ मत करना। पहला है कि ये क्लियर हो जाए अपना अच्छे से, पहला ये, फिर यहाँ पे आएंगे। तो इसको करने के लिए इसका PYQ लगाना इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए, राइट। PYQ जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एक आता है, तुमको फाइनल लैप मिला है क्या, पेस का फाइनल लैप नहीं मिला क्या? अरे मिलना चाहिए। एक बार पूछना यार, मिलना चाहिए। एक पेस का आता है फाइनल लैप करके, तो उससे थोड़ा रिवाइज करना थोड़ा सही रहेगा, तो वो सॉल्व करना। या एक रेजोनेंस का आता है रैंक बूस्टर्स करके, जेई मेन का, एडवांस का भी मत लगाना, ठीक है, एडवांस का मत लगाना अभी, पहले जेई मेन। तो पीवाई क्यू तो ये वाला ये तो मैं शेयर कर दूंगा PYQ, मैं एक बार चेक करता हूँ मेरे पास, अगर ये होगा तो मैं भी ये भी शेयर कर दूंगा। ये तो तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑफिशियल, या तो फिर कहीं ना कहीं तो तुम परचेस भी कर सकते हो, रैंक बूस्टर तो मिलता होगा कहीं ना कहीं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आई थिंक, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है, पीवाई क्यू फाइनल लैब रैंक बूस्टर्स, राइट। ये काम करना है अपने को जेई मेन के लिए, और जो पेपर्स होंगे AITS के उसको सॉल्व करना है। देखो पेपर्स तुमने 30 to 40 पेपर्स करना ही है, आपने 30 to 40 पेपर्स करना है, पेपर्स क्वेश्चन नहीं, पेपर्स। इतना जेई मेन एग्जाम में जाने से पहले, मतलब ऑफिशियल जेई नीट जेई मेन लिखने से पहले आपको 30 to 40 पेपर्स जेई मेन का करना है। जेई एडवांस लिखने जा रहे हो उससे पहले 30 to 40 पेपर्स करना है, राइट। एक बार आप 30 to 40 पेपर्स करोगे ना, फिर ऑफिशियल एग्जाम देने जाओगे ना, 3 आवर्स पता भी नहीं चलेगा, तुमको लगेगा अरे ये तो डेली का रूटीन, डेली तो पेपर करते आ रहे हैं, राइट। और ये करना है पर वीक, AITS के अलावा पर वीक 2 पेपर्स, पर वीक 2 पेपर्स। 2 पेपर्स में कहां से लेना है, PYQ से लो, पर वीक 2 पेपर्स, क्लियर है। तुम लोग का कोई बैच सेग्रीगेट हुआ है क्या, जैसे यहाँ पे बनता है अचीवर्स, एक्सेल, वैसा कुछ हुआ है क्या अभी? नहीं हुआ है। अरे यार पता नहीं फिर, अच्छा ठीक है, नहीं हुआ है। तो क्या करो, जब भी पेपर्स करो ये करो, कुछ डाउट्स हो, किसी को भी कोई डाउट हो, ग्रुप पे शेयर करो, जिसको आ रहा है यार वो सॉल्व कर दो, मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व कर, राइट, मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व। तुम लोग का तुम लोग का एग्जाम कब से है, बोर्ड्स के एग्जाम कभी से, बोर्ड्स? 4 मार्च, मार्च से, ऑलमोस्ट मार्च। तो देखो पहले क्या ट्राई करना, SSC का है कोर्स, अच्छा जो भी है, पहले तुम क्या ट्राई करना, जब रिवीजन करो पहले तुम ये ट्राई करना, 12th वाले पोर्शन को कंप्लीट करना, जैसे अभी तुम्हारा AITS भी है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 12th के पोर्शन को पहले कंप्लीट करना, रिवीजन के टाइम में भी पहले 12th के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो समझ गया मुझे।
है ना। पहले रिवीजन के टाइम में भी पहले किसको कंप्लीट करेंगे, 12th वाले पोर्शन को, क्योंकि एक बार बोर्ड सही जाएगा ना तो फिर ये सब पेपर्स अच्छे से चले जाएंगे, है ना। तो वो है कि पहले बोर्ड्स के लिए जब 12th पढ़ रहे हो तो उसी के साथ जेईई मेन को भी अच्छे से क्लियर पे, तो पहले 12th का रिवीजन कीजिए फिर 11th का, राइट। तो एक बार स्टार्ट करो, कुछ भी डाउट्स आ रहा है, किसी को कहीं पे कोई डाउट्स आ रहा है डिस्कस करते हैं अपन उसको, कुछ भी आ रहा है डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इजी क्वेश्चन है, किसी में कुछ भी डाउट से पूछ लो यार। 3-4 मंथ्स है ना, सही से पूछ लोगे ना, एक बार अच्छे कॉलेज में तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा कुछ होगा, अभी कोई भी कॉलेज में एक बार पूछो जाके जे, अगर कोई आईआईटीज में तुम्हारा कोई भी रिलेटिव्स है कुछ भी है, जाके पूछो एक बार, या फिर एक बार तुमने विजिट किया होगा तो देखा होगा क्या होता है वो, उसकी जो 4 इयर्स की लाइफ होती है ना वो अल्टीमेट होती है यार, विद हैशटैग, राइट। पता है इतना टफ, अभी कितना टफ लग रहा है ये सब पास करना एग्जाम, वहां पे जाओगे ना, इंजीनियरिंग का जो ग्रेजुएशन होता है ना सबसे इजी है पास, सबसे इजी, नॉर्मल ग्रेजुएशन से भी इजी है, प्लेन ग्रेजुएशन जो उससे भी इजी है इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन पास करना। एक बार कॉलेज में एंट्री टफ है, बट एक बार एंटर कर गए ना वहां पास करना बहुत सिंपल है यार। अरे पता है जिसको टॉप करना होता है ना, रैंक चाहिए 1, टॉपर जिसको बनना होता है ना वहां पे, वो एग्जाम के 15 डेज पहले से पढ़ेगा, एग्जाम के 15 डेज पहले से, वो एंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, मिड सेम में तो 7 डेज पहले। जिसको पास करना वहां पे पास होता है या फेल होता है, जिसको पास करना होता है ना एग्जाम से फर्स्ट नाइट, बस मैक्सिमम हो गया तो 2-3 डेज पहले, इससे ज्यादा नहीं, पास हो जाए, इजी है। जो पढ़ाते टीचर वही आता है, जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना वही आता है, सेम डिट्टो डिट्टो, वहां पे आपके आंसर स्क्रिप्ट में भी वही डिट्टो होना चाहिए। तो ये है, इसलिए अभी टाइम है, इतना टाइम दिया है, 4-5 मंथ्स, थोड़ा सा और पूरे डेडिकेशन के साथ टाइम दीजिए, सॉल्व कीजिए, कुछ भी डाउट्स आ रहा है उसको अपन डिस्कस करने के लिए रेडी है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, टाइम भी हो चुका है, मिलते हैं अपन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। यार नोट्स को जरूर रिवाइज कर, ठीक है, किसी ने नोट्स भी रिवाइज कर लिया ना उसका बहुत कुछ हो जाएगा, 40 to 50% काम वहीं पे हो जाता है जहां तुमने क्लास नोट्स रिवाइज, 40 to 50%।